हेलो एवरीवन, मैं अनूप कुमार पांडे एग्जाम बीट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका एक बार स्वागत करता हूं। और आज की जो कक्षा है वो इकोनॉमी की अगली क्लास है। पिछली क्लासें हमने की हुई हैं। पिछली क्लास में हम इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, कहां से आया, और सबसे पहले जो इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि जो सबसे पहली आर्थिक प्रणाली थी मार्केट इकोनॉमी यानी बाजार अर्थव्यवस्था, उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है, भली भांति उसे समझ लिया है। और कल हमने जहां पे क्लास को समाप्त किया था वो टॉपिक था कि बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका क्या है। उसमें एक टर्म आया था जो कि हमसे किसी ने कहा कि सर आप इसे एक्सप्लेन कर दीजिएगा। वो शब्द था रेगुलेशन। और रेगुलेशन का मतलब होता है जैसे आपके घर में फैन है, पंखा है, उसमें रेगुलेटर लगा हुआ है। आप क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं अपने अकॉर्डिंग। मान लीजिए गर्मी चल रही है तो आप फैन एक पॉइंट पे बिल्कुल नहीं चलाएंगे। क्यों नहीं चलाएंगे? क्योंकि उससे गर्मी आपको महसूस होगी, तो आप 5 पॉइंट पे फैन को चलाएंगे। लेकिन अगर इसके बावजूद सर्दी आ रही है तो सर्दी में आप क्या करेंगे? चलाएंगे ही नहीं पहली बात, और चलाएंगे तो एक पॉइंट पे चलाएंगे ताकि आप बैलेंस कर सके। हल्की गर्मी और हल्की ठंडी है तो एक पॉइंट में चलाएंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? रेगुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को। पंखे में जाने से रेगुलेट कर रहे हैं, कम ज्यादा अपने हिसाब से कर रहे हैं। उसी तरीके की अर्थव्यवस्था होती है। अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जब सरकार को महसूस होता है कि किसी वस्तु का जो मूल्य है वो बढ़ रहा है तेजी से, तो क्या करती है? उसे रेगुलेट करती है। एक बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे सामने इस पेंडेमिक के दौर में आया, और वो बेहतरीन एग्जाम्पल क्या था? मास्क और सैनिटाइजर। ठीक है, मास्क और सैनिटाइजर की अगर हम बात करें तो जब पेंडेमिक की पहले 2020 की मैं बात कर रहा हूं, जनवरी में, आज जो 10 रुपए के मास्क मिल रहे हैं वो मास्क 50 रुपए के मिल रहे थे। और जो सैनिटाइजर आपका आज जो है 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए मिल रहा था, वो सैनिटाइजर 400 रुपए, 500 रुपए मिल रहा था। इसका मतलब क्या था कि डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, और लोग जो हैं काला बाजारी के चक्कर में इसके मूल्य को बढ़ाते चले जा रहे थे। तो सरकार ने क्या किया? एक निश्चित मूल्य तय किया। एक निश्चित मूल्य तय करके और कहा कि अगर अब इससे ज्यादा बेचे तो खैर नहीं होगी बच्चा, निपटा दिए जाओगे सीधे सीधे। एक ऑप्शन बचता है। तो लोगों ने क्या किया कि फिर जो उसका वास्तविक मूल्य था वहां पे आए, यानी कि जो मास्क और सैनिटाइजर का मूल्य वास्तविक था उस मूल्य पर आए जो सरकार ने निर्धारित किया था, ताकि जो गरीब लोग हैं, क्योंकि दुनिया में सभी लोग अमीर नहीं हैं, सभी अमीर नहीं हैं। यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिनको मैंने बताया था कि 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। वो सुबह तो उठते हैं खाली पेट, दिन भर भूखे रहते हैं, काम करते हैं, और शाम को जो कुछ भी मिलता है उसी को खा के अपना जीवन निर्वाह करते हैं, यानी कि अपने जीवन की सर्वाइवल सुनिश्चित करते हैं। तो ऐसे में अगर मास्क और सैनिटाइजर हद से ज्यादा महंगा हो जाएगा तो लोग कैसे खरीदेंगे? तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने रेगुलेट किया इसे, और आंकड़ों के माध्यम से ये सुनिश्चित किया कि अगर अब इससे ज्यादा कोई भी बेचता हुआ पकड़ा गया तो उसके लिए जो सरकार ने व्यवस्थाएं की हुई हैं, जो सरकार ने टीमें नियुक्त की हुई हैं, जो सरकार के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो सरकार की एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है ना, वो क्या करती है कि इस रेगुलेशन को क्रियान्वित करती है, इस रेगुलेशन को सुनिश्चित करती है। तो ये हुआ रेगुलेशन का मतलब। रेगुलेशन का मतलब साधारण भाषा में यही है कि किसी चीज पर अनियंत्रण होने पे उस पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगाना। तो कल का ये टॉपिक तो यहां पे समाप्त हो गया। अब हम जो पढ़ रहे थे मार्केट इकोनॉमी के बारे में हम पढ़ेंगे कि आगे क्या है। ओके गाइस, अब इसे इरेज कर रहे हैं। तो हमने कल मार्केट इकोनॉमी में क्या पढ़ा था? लास्ट टॉपिक हमारा था कि सरकार की जो भूमिका होती है वो क्या है, सरकार की भूमिका क्या है। तो सरकार की भूमिका में पहला बिंदु हमने ये पढ़ा था कि सरकार इसमें उत्पादन प्रक्रिया में नगण्य हिस्सेदारी करती है, क्योंकि सरकार अगर ज्यादा लाभ कमाएगी तो फिर सरकार गिर जाएगी, फिर सरकार शोषण के रूप में भर के उभरेगी और जनता में उसकी लोकप्रियता क्या होगी? कम होगी। तो सरकार जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो बाजार अर्थव्यवस्था है, जहां पे उत्पादन का मुख्य कारण क्या है? उत्पादन का मुख्य उद्देश्य, मुख्य कारण जो है वो है केवल और केवल लाभ कमाना।
तो सरकार की भूमिका जो थी या तो वो उत्पादन कार्य में बिल्कुल नहीं थी या फिर नगण्य भूमिका थी। तो नगण्य भूमिका। ओके गाइस, दूसरी बात हमने ये पढ़ी हुई थी कि सरकार इसमें जो है वो रेगुलेशन नहीं करती है, रेगुलेशन नहीं करती है। रेगुलेशन का मतलब हमने आपको बता दिया है। और तीसरी बात जो हमने पढ़ी थी वो ये था कि इसमें या तो करारोपण नहीं होता है, यानी कि टैक्स या तो नहीं होता है या फिर होता है तो बिल्कुल एकदम थोड़ा सा होता है, नगण्य होता है टैक्स। तो अब देखिए, अब टैक्स कम होने से उत्पादनकर्ता जो है उसको लाभ क्या होगा। अब हम इसके आगे जब इस अर्थव्यवस्था यानी कि जो बाजार अर्थव्यवस्था है, मार्केट इकोनॉमी है, जब उसके निगेटिव पॉइंट पे बात करेंगे तब हम आपको वहां समझाएंगे कि इन तीनों बिंदुओं से क्या क्या फर्क पड़ सकता है बाजार अर्थव्यवस्था पे या किसी देश की इकोनॉमी पे जो उस देश में विधिक रूप से, लीगल रूप से मान्यता प्राप्त है। तो गाइस, अब हम देखेंगे कि निगेटिव पॉइंट क्या है मार्केट इकोनॉमी के। निगेटिव पॉइंट क्या है मार्केट इकोनॉमी पे। तो पहली बात तो हम ये कर देते हैं कि इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य है। तो गवर्नमेंट जो है वो किसी भी सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में काम नहीं कर रही है। ऐसे में क्या होगा कि मान लीजिए कि कोई मजदूर वर्ग है जिसके पास 100 रुपए रिजर्व है, एक कंपनी है, वो क्या करती है कि कोई प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी ए है और प्रोडक्ट बनाती है बी, और इस इंसान को उस प्रोडक्ट की जरूरत है बी और इसका मूल्य है 100 रुपए, और ये क्या करती है 80 रुपए ये आदमी डेली कमाता है। इसकी डेली जो वेज है, डेली इनकम जो है वो 80 रुपए के है, 100 रुपए इसके पास रिजर्व है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है लाभ कमाना। तो ये क्या करेगा, पहले दिन इसको 100 रुपए में देगा तो यहां से ये क्या करेगा 20 रुपए ले लेगा। अब इसके लिए पास 80 रुपए रिजर्व बचा और इसने 80 रुपए का ये सामान खरीद लिया। अब जबकि सरकार रेगुलेट नहीं कर रही है तो ये महाशय क्या करेंगे, जो एक प्रोडक्टर है, जो उत्पादक है, जो उत्पाद बना रहा है, वो क्या करेगा इसका मूल्य 120 रुपए कर देगा। अब ये फिर भी 80 रुपए ही कमा रहा है। इसके पास 80 था, इसने इसमें 40 लिया तो इसके पास फिर इसकी इनकम बढ़ गई, 20 रुपए प्लस हो गया। अब इसी तरीके से इसने अपना मूल्य बढ़ाता चला, एक समय इसके पास 0 फिर निगेटिव में चला गया। अब जब निगेटिव में चला गया तो क्या हुआ, ये जो एक श्रमिक था, जो काम करने वाला था, जिसकी वेज जो डेली वेजेस थी, जो डेली इनकम था वो 80 रुपए थी, और ये जो एक कंपनी थी वो 100 रुपए से 120 फिर 140 150 ऐसे करते करते वो अपने मूल्य का, अपने उत्पाद का मूल्य बढ़ाती गई, क्योंकि सरकार रेगुलेट नहीं कर रही थी चीजों को। सरकार के ऊपर रेगुलेशन से कोई मतलब नहीं था और यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है लाभ कमाना। अगर हम आप भी किसी फैक्ट्री की स्थापना करेंगे तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होगा लाभ कमाना। तो गाइस क्या हुआ कि ये जो है, ये जो बंदा है जो गरीब था थोड़ा सा, ये और गरीब होता गया और गरीब होता गया, गरीब होता गया, और ये जो है ये अमीर होता गया। तो पहला बिंदु हमारे पास ये निकल के आता है कि जो गरीब थे वो और गरीब हो गए। जो गरीब थे वो और गरीब हो गए, गरीब जो थे वो गरीब हो गए एंड अमीर जो थे वो और अमीर हो गए। ओके गाइस, और अब हम जब दूसरी व्यवस्था के बारे में बात करें, दूसरी व्यवस्था के बारे में बात करें, टैक्स लगता नहीं था। टैक्स लगता नहीं था तो गवर्नमेंट, ये पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप, गरीब और गरीब होते गए, अमीर और अमीर होते गए। और जब टैक्स गवर्नमेंट नहीं लगाती थी, तो जब गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी तो उसके पास जो उसकी इनकम है, जो उसका आय है, सरकार की जो आय है उसको खत्म हो जाएगी, और जो खत्म हो जाएगी तो सामाजिक कल्याण नहीं करेगी। ओके गाइस, वो सामाजिक कल्याण नहीं करेगी। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास ये निकल के आता है कि सरकार की सामाजिक कल्याण में जो भूमिका थी, सरकार की सामाजिक कल्याण में जो भूमिका थी, सामाजिक
कल्याण में भूमिका वो क्या हो गई, नगण्य हो गई। नगण्य का मतलब न्यून, कम से कम सरकार अपने सामाजिक कल्याण में भूमिका प्ले करने लगी, अपना रोल प्ले करने लगी। तो और तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है, चूंकि सरकार ने जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो, उसको तो क्रियान्वित किया था, लेकिन इसके बावजूद ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसकी जो प्रभाविता है, जो इफेक्टिवनेस है, प्रभाविता वो क्या थी, कम थी, वो कम थी। और परिणाम स्वरूप क्या रिजल्ट निकल के आया, सामाजिक असमानता बढ़ी। तो ये आपके 3 बिंदु ऐसे हैं जो आपको सीधे सीधे समझ में आएंगे कि जो मार्केट इकोनॉमी है उनकी क्या समस्या है। अब हम इन 3 बिंदुओं को लिंक करेंगे। जो 1929 में अमेरिका में जो रिसेशन आई हुई थी, जो मंदी आई हुई थी, जो महान मंदी थी, उसके समाधान में कौन सी आर्थिक प्रणाली दूसरी विकसित हुई, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो ये वो सारे कारण थे जो मार्केट इकोनॉमी के बैड फैक्टर थे, और यही वजह थी कि 1929 में अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका पहला ऐसा राज्य था जिसने कौन सी इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी को अपनाया था, और सबसे पहले वहीं ये आर्थिक मंदी की समस्या आई, महान आर्थिक मंदी की समस्या आई। और उसके बावजूद फिर क्या हुआ, इन नेगेटिव पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए और कुछ सुधार करने के उद्देश्य से एक दूसरी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। और उसके विकासकर्ता कौन थे, जेएम कीन्स। हमने कहा था कि एडम स्मिथ और जेएम कीन्स आपका बहुत आगे तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, तब हम इसे इरेज करेंगे और आगे चलेंगे। आप बिंदुओं को नोट करते जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम में थ्योरी कम काम आएगी, ये बिंदु बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो गाइस, मामला ये हुआ कि 1929 में जब महान रिसेशन आई तो अमेरिका ने सोचा कि वो अब क्या किया जाए कि इस समस्या का निदान किया जाए। तो उस समस्या के समाधान के लिए, जो महान मंदी थी उसके समाधान के लिए जेएम कीन्स ने अपनी पुस्तक जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में नॉन मार्केट इकोनॉमी, गैर बाजार अर्थव्यवस्था, गैर बाजार अर्थव्यवस्था के बारे में बताया कि जो बाजार अर्थव्यवस्था है, यानी कि जो मार्केट इकोनॉमी है, अगर वो नॉन मार्केट इकोनॉमी के कुछ तत्वों को अपने में शामिल करती है तो वो अर्थव्यवस्था जो है वो महान मंदी से निकलने में सक्षम हो जाएगी। तो जब ये इसके बारे में थोड़ा यहीं से निकली हुई है मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो पहली पुस्तक के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, इसलिए अब मैं यहां नहीं लिखूंगा। और एक बात जो ध्यान देने वाली बात ये है कि जो जेएम कीन्स की पुस्तक है, कौन सी पुस्तक, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, वो किसी बुक में क्या है, द जर्नल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, इन दोनों में सही कौन सा है, तो इन दोनों में एम्प्लॉयमेंट सही है। इस तथ्य की मैंने खुद जांच की हुई है, तो आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। किसी बुक में अनएम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है, तो आप अनएम्प्लॉयमेंट ना पढ़ के एम्प्लॉयमेंट पढ़ें। तो जो नॉन मार्केट इकोनॉमी है, अब नॉन मार्केट इकोनॉमी के वो कौन कौन से गुण हैं, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उनमें क्या कमियां आई जिसके कारण जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो हमारे समाज में उसका बल दिया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था पे बहुत से राष्ट्रों ने, बहुत से राज्यों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था को एक्सेप्ट किया, उस पर बल दिया और उसे अपनाया, ताकि वो अपने देश की इकोनॉमी को, अपने देश की अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से संचालित कर सके। तो गाइस, अब गैर बाजार अर्थव्यवस्था यानी कि नॉन मार्केट इकोनॉमी, आप पूरा लिखिएगा, ठीक है ना, मैं बस शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि आपको 2 टर्म समझाते हैं हम, एक है सोशलिस्ट और दूसरा है कम्युनिस्ट, समाजवादी और साम्यवादी। तो कार्ल मार्क्स ने क्या किया,
कार्ल मार्क्स ने जो गैर बाजार अर्थव्यवस्था है यानी कि नॉन मार्केट इकोनॉमी है उसे दो भागों में डिवाइड किया। और एक कौन सा भाग था? एक था आपका समाजवादी और दूसरा साम्यवादी। समाजवादी और साम्यवादी। और समाजवादी को क्या कहते हैं? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट, समाजवादी, सोशलिस्ट। और इसमें क्या हुआ कि सरकार ने, कार्ल मार्क्स ने जब इसे दो भागों में डिवाइड किया और कहा, तो इसकी एक विशेषता ये है, इसमें प्राकृतिक संसाधनों पर यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उन पर किसकी भूमिका होती है? वो राज्य के नियंत्रण में होते हैं। वो राज्य के प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण। और इसका एक लाइव एग्जांपल हमारे पास आता है सोवियत संघ, जो कोल्ड वार में शामिल था। कोल्ड वार में दो कंट्रीज थी, पहला एक अमेरिका था और दूसरा सोवियत संघ था। इन दोनों में कोल्ड वार की स्थिति थी। आप शीत युद्ध पढ़ेंगे जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री का एक टॉपिक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरा यहाँ कोई काम नहीं इसलिए मैं उसका जिक्र यहाँ पर नहीं करूंगा। और दूसरा क्या था? दूसरा था कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट, इसमें क्या हुआ? इसमें कार्ल मार्क्स ने यह बताया कि कम्युनिस्ट में यानी कि साम्यवादी में क्या होता है कि जो संपत्तियां हैं, संपत्तियां प्लस जो श्रम है उस पर किसका नियंत्रण? उस पर राज्य का नियंत्रण होगा। उस पर राज्य का नियंत्रण होगा। और जब ये व्यवस्था दिखेगी कि सभी पर संपत्तियों पर, सभी संसाधनों, श्रम संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण है, और वो एक एग्जाम्पल हमें दिखता है जो है चीन यानी कि चाइना, चीन और ये सोवियत संघ। तो कार्ल मार्क्स ने क्या किया? नॉन मार्केट इकोनॉमी को दो भागों में डिवाइड किया, और पहला सोशलिस्ट और दूसरा कम्युनिस्ट यानी कि समाजवादी और साम्यवादी। और साम्यवादी में उन्होंने ये बताया कि जब प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण हो तो वो व्यवस्था किसके अंतर्गत आएगी? समाजवादी के अंतर्गत। और उसका एक जीता जाता उदाहरण उस समय था, जो कि अब नहीं है। अब तो सोवियत संघ कई भागों में डिवाइड हो गया है, उसमें कहीं रूस आता है, कहीं अदर कंट्रीज हैं, तो अब सोवियत संघ नहीं। लेकिन उस समय ये एक जीता जाता उदाहरण था सोवियत संघ, किसका? समाजवादी अर्थव्यवस्था का। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में कार्ल मार्क्स ने बताया कि संपत्तियां जो हैं, जितनी भी परिसंपत्तियां हैं, जितनी संपत्तियां और श्रम संसाधन जो हैं, श्रम संसाधन यहां कर लीजिए, यानी कि जो लेबर रिसोर्स हैं, उन लेबर रिसोर्सेज पर किसका नियंत्रण हो? अगर राज्य का नियंत्रण हो, और तो वो व्यवस्था कम्युनिस्ट कहलाएगी, वो व्यवस्था साम्यवादी कहलाएगी। और उसका एक जीता जाता उदाहरण जो अभी भी हमारे सामने व्यवस्थित है, वो एग्जाम्पल है क्या? चाइना। चाइना में साम्यवादी कम्युनिस्ट सरकार रहती है। आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे, आप न्यूज में भी देखते होंगे कि चाइना की जो गवर्नमेंट है वो कम्युनिस्ट है। और अब तो फिलहाल इसका काम ही खत्म हो गया क्योंकि सोवियत संघ रह नहीं गया। लेकिन हाँ, जानते रहिए समाजवादी व्यवस्थाएं अभी भी विद्यमान है, पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई हैं। इसका एग्जाम्पल जो एक सोवियत संघ था, जो पूर्णतः एक एग्जाम्पल था, वो अब कई भागों में डिवाइड हो गया है। आप इसे नोट कर लीजिए। ओके गाइस, इरेज करते हैं। तो जो अमेरिका में 1929 की महान मंदी थी, मंदी का जो समाधान किया, जो सलूशन निकाला, वो था कि मार्केट इकोनॉमी में क्या किया जाए? नॉन मार्केट इकोनॉमी के कुछ
गुण जोड़ दिए जाए, कुछ तत्वों को शामिल कर दिया जाए तो एक नई व्यवस्था निकली और उस व्यवस्था को हमने कहा क्या? उस व्यवस्था को हमने कहा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। इसका मतलब है कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसका जन्म कब हो गया था? 1929 की महान मंदी के समाधान के रूप में मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदय हुआ, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। लेकिन ये क्या हुई? ये सुस्त अवस्था में थी, इस पर ज्यादा बल नहीं दिया गया, क्योंकि एक बार जो है मार्केट इकोनॉमी फ्लॉप हो चुकी थी, वो बहुत गिरी कंडीशन में पहुंच चुकी थी। फिर उसके बाद गैर बाजार अर्थव्यवस्था यानी कि नॉन मार्केट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया। अब हम नॉन मार्केट इकोनॉमी पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर कर लीजिए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो 1929 की आर्थिक मंदी जो थी, जो महान मंदी थी अमेरिका में, उस मंदी के समाधान के रूप में उभर कर सामने आई थी। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इसकी विशेषताएं क्या हैं? देखिए, हमने क्या पढ़ा था, यहीं से आप कंपैरिजन भी करना सीख लीजिए, यहीं से आप विशेषता भी पढ़ लीजिए। तो अगर हम इसकी मार्केट इकोनॉमी से तुलना करें तो मार्केट इकोनॉमी में क्या था कि जो संसाधन थे वो मांग और आपूर्ति के नियम का पालन करते थे। उत्पादन जो है मांग और आपूर्ति के नियम पर चलता था, रेगुलेशन कोई नहीं था, बाजार नहीं थे। बाजार था, बाजार के हाथ में पूरी शक्तियां थी, जो प्रतिस्पर्धा है, जो कंपटीशन था वो बाजार में ही विद्यमान था, सरकार की उसमें कोई भूमिका नहीं थी। ये सब चीजें जो थी वो मार्केट इकोनॉमी की विशेषताएं थी। अब नॉन मार्केट इकोनॉमी में क्या है कि देश के जो सभी संसाधन हैं, देश के जो सभी संसाधन हैं, सभी संसाधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जन कल्याण, जन कल्याण या सामाजिक कल्याण। अब यहां से कंपैरिजन हम एक करते हैं कि मार्केट इकोनॉमी में हमने क्या कहा था कि जो संसाधन हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक लाभ कमाना, अधिकतम लाभ कमाना। सामाजिक कल्याण से उनका कोई वास्ता नहीं था, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सामाजिक कल्याण हो। उनका मेन उद्देश्य जो था वो था अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना। अब इसमें किसकी भूमिका थी? मार्केट इकोनॉमी में राज्य की भूमिका नहीं थी। मार्केट इकोनॉमी में उत्पादन प्रक्रिया में राज्य की भूमिका नहीं थी या बिल्कुल नगण्य थी। लेकिन इसमें उत्पादन प्रक्रिया भूमिका, आर्थिक भूमिका में राज्य था, यानी कि जो उत्पादन का कार्य था वो राज्य के द्वारा किया जाता था। आर्थिक भूमिका, आर्थिक क्रिया यानी कि इकोनॉमिकल जो रोल प्ले करती थी वो राज्य करता था। ठीक है गाइस। और मार्केट इकोनॉमी में क्या था कि यहाँ पे लाभकर्ता करते थे, जिन्हें अधिकतम लाभ लेना होता था वो इस रोल को प्ले करते थे। वो उत्पादन करते थे, उत्पादन करने के पश्चात वो वस्तुओं को बाजार में विनिमय करते थे, एक्सचेंज करते थे और उसके माध्यम से अधिकतम लाभ सुनिश्चित करते थे। तो ये दूसरा बिंदु हो गया। तीसरा बिंदु ये था कि उसमें मार्केट इकोनॉमी में जो कीमतें निर्धारित होती थी किसके द्वारा? बाजार के द्वारा। अगर आप पिछली क्लास को अच्छे से किए हुए हैं आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और समझ लीजिए कि इकोनॉमी का बेस है ये, अभी तक की जितनी क्लासेस पीछे हुई हैं इकोनॉमी के बेस हैं। अगर आप पिछली क्लासेस नहीं करेंगे आपको ये क्लासेस बिल्कुल नहीं समझ में आएंगी। ओके गाइस। तो पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि जो मार्केट इकोनॉमी में है उसमें जो उत्पादन करता है, जो उत्पादन करते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। और कीमतें जो निर्धारित करते हैं वो बाजार के जो तत्व हैं वो निर्धारित करते थे, यानी जो उत्पादन करता था वो मार्केट इकोनॉमी में उत्पाद का कीमत निर्धारित करता था। लेकिन गैर बाजार अर्थव्यवस्था में क्या है? जब राज्य की भूमिका है तो राज्य द्वारा वस्तुओं यानी कि गुड्स एंड सर्विसों की कीमतें
निर्धारित। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। ओके गाइस, ये हो गया तीसरा बिंदु। अब इसमें उसमें मार्केट इकोनॉमी में क्या व्यवस्था थी? मार्केट इकोनॉमी में यह था कि बाजार जो है वो डिमांड और सप्लाई के उस पे प्रिंसिपल पे काम करता था। डिमांड जिस वस्तु की होती थी उस हिसाब से उत्पादन होता था, प्रतिस्पर्धा होती थी। ओके गाइस, लेकिन यहां पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यहां पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यानी कि बाजार जो है वो अनुपस्थित है। डिमांड एंड सप्लाई का प्रिंसिपल है वो भी नहीं है, और उसके बाद प्रतिस्पर्धा जो है, जो कंपटीशन है, वो भी नहीं है। कंपटीशन भी नहीं रह गया है अब, क्योंकि सारी वस्तुओं की आपूर्ति कौन कर रही है? सारी वस्तुओं की आपूर्ति जो है वो सरकार कर रही है, और निजी लाभ यानी कि जो फैक्ट्री लगाता है उसका लाभ क्या होगा, वो बिल्कुल नहीं था। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो नॉन मार्केट इकोनॉमी में बिल्कुल नहीं थी। ओके गाइस, ये 4 बिंदु हुए। अब हम 5वां बिंदु ये पढ़ रहे हैं कि इसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज थी, जी का मतलब गुड्स और यस का मतलब सर्विसेज, इसमें जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनका उत्पादन और वितरण, यानी कि उत्पादन व वितरण, यानी कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता था? राज्य करते थे। और वहां पे क्या व्यवस्था थी? मार्केट इकोनॉमी में क्या व्यवस्था थी कि उत्पादन जो करते थे वो प्राइवेट सेक्टर के लोग करते थे, वो उद्यमी लोग करते थे, और उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? लाभ कमाना, और वो उसी के अनुसार वितरित करते थे। जो उन्हें जिस हिसाब से मांग होती थी उस हिसाब से वो आपूर्ति करते थे, और उसके हिसाब से ही वो पैसा लेते थे। तो ये 1 पॉइंट 2 3 4 5 पॉइंट होंगे। 5 पॉइंट आप नोट करिए पहले, फिर इसका 1 पॉइंट और बचता है, उस पर हम बात करते हैं। ओके गाइस, आगे चलते हैं। तो अभी विशेषताएं ही हैं। विशेषताओं में हमने 5 पॉइंट पढ़ लिया, और इसी के साथ में हमने मार्केट इकोनॉमी से कंपैरिजन करना सीखा कि मार्केट इकोनॉमी से नॉन मार्केट इकोनॉमी को कैसे कंपेयर किया जाए। अब ये 6वीं व्यवस्था जो थी, 6वीं व्यवस्था में ये कहा गया कि मार्केट इकोनॉमी में ये व्यवस्था थी कि जो भी वस्तुओं का, जो भी सेवाओं का उत्पादन करते थे कौन? उद्यमी लोग, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना था, वो अब यहाँ पे वो व्यवस्था बदल गई है। यहाँ पे जो नागरिक आवश्यकता है, यानी कि जिसकी आवश्यकता नागरिकों को है, उस हिसाब से उत्पादन किया जाता था। यानी कि नागरिकों की आवश्यकता के अनुसार, जबकि मार्केट इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई का प्रिंसिपल लागू होता था। जिस हिसाब से जिस वस्तु की डिमांड होती थी, अगर आपको कार खरीदना है तो कार मिलेगी, लेकिन यहाँ पे वो व्यवस्था नहीं थी। अगर यहाँ पे 100 लोग हैं, सपोज करिए 100 लोगों में 10 लोगों को क्या चाहिए? पनीर चाहिए खाने के लिए, और 90 लोगों को आलू चाहिए प्लस रोटी चाहिए, आलू की सब्जी और रोटी चाहिए। तो इसका उत्पादन यहाँ पे होगा, पनीर बाद में बनेगी, अभी पनीर की व्यवस्था नहीं है। लेकिन मार्केट इकोनॉमी में क्या था? 10 लोगों को पनीर चाहिए तो पनीर बनेगी, क्योंकि इनकी डिमांड है कि हम पनीर खाएंगे। अब पनीर खाएंगे तो पैसा ज्यादा लगेगा, उनका तो उद्देश्य है लाभ कमाना ज्यादा। वो तो चाहते ही हैं कि जो हमारे यहाँ आए हम उसको लूट लें एकदम से, हम उसको एकदम कंगाल बना दें। तो वो व्यवस्था उसमें थी क्या? जो अमीर था वो और अमीर होता गया, यानी कि जिसकी बिल्डिंगें ऊंची थी वो बिल्डिंगें और ऊंची होती चली गई, और जिसकी बिल्डिंगें नीचे थी, कम थी, वो और नीचे बिल्डिंगें होती चली गई। तो गाइस, ये जो 6 पॉइंट हमने पढ़े नॉन मार्केट इकोनॉमी के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। आप 6 पॉइंट को नोट कर लीजिए। अब हम आगे चलेंगे। अब इसके नेगेटिव पॉइंट की हम बात करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट तो हमने बात कर ली, विशेषताएं बात कर ली, सिग्निफिकेंस हमने बात कर लिया। अब हम बात करेंगे नेगेटिव पॉइंट की कि नेगेटिव पॉइंट क्या है। नेगेटिव पॉइंट क्या है?
निगेटिव पॉइंट में पहला बिंदु ये निकलेगा आपका कि गैर बाजार अर्थव्यवस्था का निगेटिव पॉइंट ये है कि उसमें क्या था, मार्केट इकोनॉमी में जो था पैसा कमाना था। पैसा आएगा, मान लीजिए कि पैसा है तो क्या होगा, निवेश होगा, और निवेश से अगर पैसा है, मनी है, मनी पैसा है, पैसा ज्यादा होगा, निवेश ज्यादा होगा, निवेश ज्यादा होगा तो उत्पादन ज्यादा होगा। अब वो अलग की बात है, उसके निगेटिव बिंदु में ये था कि जो अमीर था वो अमीर होता जा रहा था, जो गरीब था वो गरीब था। तो यहां पे किस पर बल दिया गया, पूंजी सृजन पर, पूंजी सृजन यानी कि पूंजी बनाने पर ज्यादा बल दिया गया, पूंजी बनाने पर बल दिया गया। और क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकला, जो अमीर था वो अमीर होता गया और जो गरीब था वो गरीब होता गया। तो गाइस हुआ ये कि जो संपत्ति सृजन था, यानी कि जो पूंजी का सृजन था, जो पैसे को बनाना था ताकि हम उत्पादन प्रक्रिया और कर सकें, निवेश बढ़ा सकें, वो पैसा नहीं आया, निवेश की कमी हो गई। तो जब निवेश की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, उत्पादन कम हो जाएगा। तो जो पूंजी निर्माण नहीं हुआ, पूंजी निर्माण नहीं हुआ, पूंजी निर्माण जो है आपका वो कम हुआ। अब पूंजी निर्माण कम होगा तो क्या होगा, जो आपके निवेश है, निवेश हतोत्साहित होगा, निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन अगर कम होगा तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी। ओके गाइस, अब दूसरा क्या है, उसमें क्या था, मार्केट इकोनॉमी में था अधिकतम लाभ कमाना। अधिकतम लाभ कमाना है, सपोज करिए एक गन्ने की दुकान पे आप जाते हैं और वहां पे गन्ने का जूस निकल रहा है, तो गन्ने का जूस वाला क्या होता है, वो सोचता है कि जितना ज्यादा गन्ने का जूस निकाल लेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए लाभ होगा। तो क्या करते थे, संसाधनों का अधिकतम दोहन करते थे। गन्ने का जूस वाला जो ठेला लगा के खड़ा हुआ है आपके साथ में, जहां पे आप जूस पीने जा रहे हैं, वो गन्ने का जूस निकालता है तो उसको देखते हैं ना, कितनी बार उसको ऐसे से मोड़ मोड़ के, ऐसे से घुसा घुसा के, घुमा घुमा के हैंडल क्या करता है वो, जब तक वो एकदम से निचोड़ देता है, गन्ने का जूस पूरी तरीके से निकाल लेता है। उसका लाभ, उसका मेन उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ रहा है। सोच लीजिए इकोनॉमी कहां तक काम कर रही है। हमने पहले ही कहा था कि जो मानव की समस्त आर्थिक गतिविधियां हैं, सभी गतिविधियों के बारे में बस ऐसे ही आपकी जीवन से जुड़े हुए एग्जाम्पल हम देते हुए आपको समझाएंगे। तो मार्केट इकोनॉमी में क्या था, अधिकतम लाभ कमाना। तो जो संसाधन उनके पास मिलता था वो एकदम निचोड़ लेते थे, एकदम एकदम कुछ नहीं बचता था उसमें, ठीक है ना, एकदम मतलब फिर वो रद्दी के भाव के सिवा वो कहीं बिके ही ना, इस स्थिति में उसका उपयोग करते थे। लेकिन इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं थी, इसमें लाभ कमाना नहीं था। तो संसाधनों का जो इष्टतम यानी कि जो मैक्सिमम या ऑप्टिमम, संसाधनों का इष्टतम उपयोग या दोहन नहीं, दोहन वही अभी हमने बताया जो गन्ने का रस पूरा निकाल लेता था, वो उसका मैक्सिमम दोहन कर रहा है, इष्टतम दोहन कर, ऑप्टिमम दोहन कर रहा है उससे। तो अब दो बिंदु आपके हो गए, आपको समझ, और पिछले कंपेयर भी कर रहे हैं हम इसी के साथ में, किसके साथ में, मार्केट इकोनॉमी के साथ में। ध्यान रखिएगा ये बात को, मैं दो चीजें, क्योंकि टाइम आपका बहुत कीमती है, टाइम बचाने के लिए मैं दोनों चीजों को कंपेयर करके भी यही बता रहा हूं, ताकि आप पीछे की बात समझे हुए हैं तो ये चीज आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। और दो पेपर पे आमने सामने लिख के पढ़िएगा, एकदम 100% समझ में आएगा। अब जब तीसरे बिंदु की बात करें हम, तीसरा बिंदु क्या था, वहां जो शोषक था, जो शोषण करता था, हमने एक एग्जांपल दिया, जो उद्यमी है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना है, वो क्या करता था, चीजों को रेट को बढ़ाता जाता था, 100 रुपए से 120 रुपए कर दिया था, 140 रुपए कर दिया था। और जो मजदूर था, जो लेबर था, जो उपभोगकर्ता था, उसका जो 100 रुपए रिजर्व में था वो धीरे धीरे खर्चा होता गया, वो गरीब होता गया। लेकिन यहां पे कौन राज्य शोषक के रूप में उभरा, राज्य शोषक के रूप में। और उसमें क्या था, उसमें जो लाभ करता था, जो लाभ कमाता था, वो शोषक की भूमिका में होता था। अब चौथा बिंदु क्या है, चौथा है, उसे पूंजीवादी व्यवस्था कहा गया था, लेकिन इसे किसे, नॉन मार्केट इकोनॉमी को इसे राज्य
पूंजीवाद कहा गया। ये आपके 4 बिंदु हो गए। अब आप इसे 4 बिंदुओं को नोट करिए। फिर हम आगे चलेंगे मिश्रित इकोनॉमी की तरफ। चलेगा इस आपकी जो नॉन मार्केट इकोनॉमी है यहीं पे समाप्त होती है। और ध्यान रखिएगा जो मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे भी एग्जाम क्वालिफाई करना है, इसलिए मैं आपको गलत नहीं पढ़ाऊंगा। और दूसरी बात, जो सटीक चीजें हैं, जो क्वेश्चन में आपके आने की संभावना बनती हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप ज्यादा उलझेंगे तो फिर बेकार मजा नहीं आएगा। ओके गाइस, अब हम चलेंगे मिश्रित इकोनॉमी की तरफ। तो गाइस आगे क्या हुआ, अब हम पढ़ेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी अब हम आगे पढ़ेंगे। और मिक्स्ड इकोनॉमी, इसकी भी अवधारणा किसने ही दी थी? जेएम कीन्स ने दी थी, लेकिन थोड़ी कम भूमिका है उसमें। ठीक है, अब जब मार्केट इकोनॉमी की समस्याएं सॉल्व हुई, उसके लिए क्या आया? नॉन मार्केट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया। जो मंदी आई थी 1929 में अमेरिका में, उस समस्या के समाधान के लिए आपका मार्केट इकोनॉमी की समस्या का समाधान के लिए आपका नॉन मार्केट इकोनॉमी आया। लेकिन हम देखते हैं कि नॉन मार्केट इकोनॉमी में भी कुछ न कुछ कमियां विद्यमान थी, कुछ न कुछ अव्यवस्थाएं थी, जिसके चलते उसके निगेटिव पॉइंट आए और जिसके चलते राज्य जो है शोषक बन गया और स्थिति जो है वो बद से बदतर हो गई। उस स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए एक दार्शनिक थे, हमारे एक दार्शनिक थे, और उन दार्शनिक का नाम था ऑस्कर लॉरेंज। उन दार्शनिक का क्या नाम था? ऑस्कर लॉरेंज। वो पोलैंड के रहने वाले थे, यानी कि पोलैंड के जो दार्शनिक थे, ऑस्कर लॉरेंज। ऑस्कर लॉरेंज ने क्या कहा? ऑस्कर लॉरेंज ने कहा कि जो नॉन मार्केट इकोनॉमिक से समस्या उत्पन्न हुई है, उन समस्या के समाधान के लिए हमें क्या अपनाना चाहिए? बाजार समाजवाद। बाजार समाजवाद का मतलब ये है, हम इसे यहां पे थोड़ा समझते हैं कि बाजार समाजवाद में हम उन बिंदुओं को, उन तथ्यों को शामिल करेंगे। पहला, जो कि बाजार अर्थव्यवस्था में है, और दूसरा हम ये करेंगे कि जो गैर बाजार अर्थव्यवस्था है, यानी कि बाजार अर्थव्यवस्था की कुछ गुणों को निकाला जाए और गैर मार्केट यानी कि गैर बाजार अर्थव्यवस्था के कुछ गुणों को निकाला जाए और उन गुणों को मिला के एक आर्थिक प्रणाली बने। इनके बीच का जो रास्ता निकला वो एक आर्थिक नई प्रणाली निकली, और उस आर्थिक प्रणाली को हमने क्या कहा? मिश्रित। उस व्यवस्था को हमने क्या कहा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब चूंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट आया था, वो कॉन्सेप्ट 1929 में अमेरिकी महान मंदी के समाधान के रूप में आया था। तो ऐसे में, लेकिन उसके बाद हमने एक बात ये भी कही थी कि वो उस समय सुस्त अवस्था में थी, उस पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसका ज्यादा उपयोग कहीं नहीं हुआ। तो आगे आपका ये हुआ कि जब ऐसी व्यवस्थाएं निकल के आई, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसमें बाजार के कुछ तत्वों को शामिल किया गया, कुछ पॉजिटिव तत्वों को, निगेटिव को नहीं। निगेटिव को दूर करने के लिए तो ये व्यवस्थाएं आई थी, और इसमें से जो कुछ पॉजिटिव था उसको शामिल किया, और उन दोनों को शामिल करके मिश्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण किया गया। अब जब ये सुस्त अवस्था में थी तो कहां से इस पर बल दिया गया, कहां से इसकी भूमिका ज्यादा बढ़ी, वो कौन कौन से कारण थे? कारण आपके पीछे वाले ही हैं। कारण पीछे के हैं, सॉल्यूशन यहां पर है। देखिए, कारण यानी कि जो नॉन मार्केट इकोनॉमी का कारण है, उसके आने का जो कारण है वो मार्केट इकोनॉमी के जो निगेटिव पॉइंट है वो कारण है उस व्यवस्था को आने के। ठीक है, अब पोलैंड के दार्शनिक जो थे ऑस्कर लॉरेंज ने बताया कि
मिश्रित यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में हम बाजार अर्थव्यवस्था और गैर मार्केट इकोनॉमी, गैर बाजार अर्थव्यवस्था यानी कि बाजार समाजवाद को अपना सकते हैं, और ताकि हम जो मार्केट इकोनॉमी की समस्याएं हैं उनसे भी निजात पा सकें, और जो नॉन मार्केट इकोनॉमी की समस्याएं हैं उनसे भी निजात पा सकें, और इस प्रकार हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। और इस पर बल जो है वो 80-90 के दशक में ज्यादा तेजी से बल दिया गया, जब ज्यादातर अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो मंदी की तरफ चल दी, वो सुस्ती की तरफ चल दी। वहां पे ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी। भारत भी पहले जो था वो नॉन मार्केट इकोनॉमी की तरफ ज्यादा उसका झुकाव था, उसका उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण करना, लेकिन पूंजी निर्माण की जो समस्याएं थी वो विद्यमान रही। परिणाम स्वरूप यह रिजल्ट निकला कि भारत को जो है उसे पूंजीवाद की तरफ यानी कि बाजार अर्थव्यवस्था की तरफ अपना झुकाव सुनिश्चित करना पड़ा, और यह प्रक्रिया 1980 के दशक में शुरू हुई। और ज्यादातर देशों ने 1980 के दशक में ज्यादातर देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। लेकिन इससे पहले सबसे पहला वो कौन सा राष्ट्र है, कौन सा राज्य है जिसने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया? और ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका बनेगा ये, और वो है फ्रांस। फ्रांस ने सबसे पहले 1944-1945 के टाइम पे क्या किया? मिश्रित अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप से अपने राष्ट्र के लिए अधिगृहित किया। अपने राष्ट्र में कहा कि ये व्यवस्था अब हमारे यहां लागू होगी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बन सकता है आपका यहां से, आप नोट कर लीजिए। सबसे पहली बार सर्वप्रथम फ्रांस ने 1944-1945 में क्या किया? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। चलेगा इस, अब हम इसके गुणों की बात करेंगे। इसके गुण क्या क्या हैं, पॉजिटिव पॉइंट, विशेषताएं क्या क्या हैं। पॉजिटिव पॉइंट में पॉइंट 1, अब हमने ये बताया कि हम मार्केट इकोनॉमी और नॉन मार्केट इकोनॉमी कुछ कुछ बिंदुओं को यहां लेकर आएंगे, उसमें शामिल करेंगे और उन व्यवस्थाओं को ऐसे अरेंज करेंगे ताकि एक जो स्थिर व्यवस्था है वो हमारे सामने विद्यमान हो सके और हम ज्यादातर हानि ना हो, हमें हम लाभ की ओर ही अग्रसर रहें। तो कॉन्सेप्ट ये आया कि जहां लाभ नहीं है वहां राज्य उत्पादन करेगा और जहां लाभ है वहां निजी क्षेत्र क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे। यानी कि जहां लाभ नहीं है कि मतलब वो ऐसी व्यवस्था जैसे सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल अगर निजी क्षेत्र बनाए उनको क्या लाभ होगा? 1 रुपए का पर्चा कटवाते, 100 रुपए की दवा लेते हैं, तो कहां से लाभ होगा? तो उस क्षेत्र को कौन देखेगा? उस क्षेत्र को हमारा राज्य देखेगा, क्योंकि वहां पर लाभ नहीं है तो राज्य उत्पादन करेगा। स्वास्थ्य है, शिक्षा नर्सरी स्कूल खुले हुए हैं, प्राइमरी स्कूल खुले हुए हैं, और जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो राज्य के अधीन कार्य करती हैं, जो जिनका मूल उद्देश्य राज्य ने ही निर्माण किया है, यानी कि जो जिनका राज्य वित्त पोषण करता है, वित्त पोषण का मतलब पैसा देता है, वो राज्य के पैसे पे ही संचालित होती हैं। उसमें क्या होता है? उसमें लाभ के चांसेस कम होते हैं, तो उनका उत्पादन कौन करता है? उनका उत्पादन करता है आपका राज्य। तो जैसे इसका इतने का एग्जाम्पल हुआ शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसंरचना मतलब आदि में हम ये समझ सकते हैं, जैसे सड़कें बनाना है, सड़कें बनाएगी तो सड़कें कौन बनाएगा? सड़कें राज्य बनाएगा, क्योंकि इसमें कम लाभ है और निजी क्षेत्र को क्या चाहिए? लाभ चाहिए। तो यहां पे जैसे कारें बनेगी यहां पे, ठीक है, और उद्योग
बनेंगे, बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना होगी, यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग होंगे जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होगा। और यहाँ पे राज्य क्या करेगा, राज्य यहाँ पे उन वस्तुओं उन सेवाओं का उत्पादन करेगा जहां पे लाभ नहीं होता है, और निजी क्षेत्र उनका उत्पादन करेंगे जहां पे लाभ होता है। गाइस अब हम दूसरे पॉइंट की ओर चलेंगे, और दूसरा पॉइंट ये है कि यहां पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, इसका मतलब यहां पर क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं, आप निजी उद्यमी बनते हैं, निजी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपका उद्देश्य लाभ कमाना है, आप फैक्ट्री लगाइए, उत्पादन करिए, लाभ कमाइए, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार क्या करेगी, सरकार यहां पे क्या करेगी, कानून बनाएगी ताकि आप ज्यादा उड़ ना सकें, ताकि आप इलीगल काम ना कर सके। मेरे कहने का तात्पर्य यही है, रेगुलेशन बनाएगी, रेगुलेट करेगी। किसको, जो आपने उद्योग लगाया है, आपकी कीमतों को, आपके गुणवत्ता और करारोपण करेगी, टैक्सेशन करेगी। अब टैक्सेशन करेगी, अब इसका मतलब यहां समझा देते हैं। अब मान लीजिए आपने क्या किया, 100 रुपए कमाया, आप एक उद्यमी हैं, ठीक है, आप 100 रुपए कमाते हैं, ओके। अब यहां पे मान लीजिए कि कोई 50 रुपए कमाता है, 50 रुपए कमाता है और आप 100 रुपए, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। अब सरकार ने इस पे क्या किया, 20 रुपए टैक्स लगा दिया। अब टैक्स का जो 20 रुपए आएगा उसमें से 2-3 रुपए तो इसे मिलेगा, मान लीजिए 5 रुपए मिलता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 55 हो गई, और ये वहां से कहां पे आ गए, 80। अब देखिए इन दोनों को जो बीच का गैप था वो 50 और 100 का था, दोगुना का गैप था, और गवर्नमेंट ने क्या किया, उसे कम कर दिया। टैक्स इसीलिए लगाया जाता है, इसीलिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ताकि जो आर्थिक असमानता है वो कम की जा सके। अब चौथा पॉइंट यहां से नोट कर लीजिए, आर्थिक असमानता को कम करना। आर्थिक असमानता को कम करना, ओके गाइस। अब इसे इरेज कर दें, एग्जाम्पल आप समझ ही गए होंगे भली भांति। सॉरी गाइस, थोड़ी लाइट कट गई थी, इस वजह से थोड़ी वीडियो जो है स्टॉप हो गई है। 2-3 सेकंड या 5 सेकंड का ज्यादा मामला होगा, आप मुझे स्किप कर दीजिएगा, या फिर एडिट करना ज्यादा थोड़ा ठीक नहीं लगता है हमें। जैसी क्लासेस चल रही है वैसी चलेंगी। तो हम कहां पढ़ रहे थे, आर्थिक असमानता। और आर्थिक असमानता में हमने एग्जाम्पल दिया था कि अगर गवर्नमेंट जो है किसी कंपनी पर, किसी उद्योग मालिक पर 100 रुपए टैक्स लगाती है, और एक निर्धन व्यक्ति है जो 50 रुपए कमाता है, उसकी इनकम 50 रुपए है, और तो मान लीजिए कि यहाँ पे वो क्या करती हैं, 20 रुपए टैक्स लगा देती हैं। अब 20 रुपए टैक्स लगाएंगी तो कम से कम 5 रुपए इसे मिलेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 55, और यहाँ पे 80। तो आर्थिक असमानता जो है वो क्या है, घटती है इस व्यवस्था में। आर्थिक असमानता जो है वो घटती है इस व्यवस्था में। उसके बाद क्या होता है कि इसमें आर्थिक सामाजिक कल्याण होता है, ठीक है ना। आर्थिक सामाजिक कल्याण तो होता ही है। चौथा बिंदु हम देखेंगे, सॉरी 5वां बिंदु हम देखेंगे कि 5वां बिंदु ये है आपकी कि सामाजिक कल्याण तो होता ही है, सामाजिक कल्याण तो होता है, साथ में बाजार के द्वारा प्रतिस्पर्धा भी की जाती है, कंपटीशन भी बाजार के द्वारा किया जाता है। यानी कि राज्य जो है वो सामाजिक कल्याण की भूमिका निभाता है, और जो बाजार है वो
प्रतिस्पर्धा का काम करता है। ओके गाइस, अब अगला बिंदु हम पढ़ने से पहले आप इसे 5 पॉइंट को नोट कीजिए, फिर हम इरेज करके अगला आगे चलेंगे। तो छठा पॉइंट जो हम इससे निकालेंगे वो थोड़ा सा आपका रिजल्टेंट के तौर पे होगा। ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था दृढ़ नहीं है, इसमें सुदृढ़ता नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल दें कि इसमें लिख दिया गया कि ये व्यवस्थाएं होंगी, जरूरी नहीं है कि ये हों, समय के साथ परिवर्तन इसमें होता रहता है, यानी कि ये संशोधन अमेंडमेंट होता रहता है इसमें। तो हम छठा पॉइंट क्या करते हैं, संशोधन होता रहता है। अब संशोधन होता रहता है, इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे आज बहुत समय पहले क्या था कि जो हमारा रेलवे सिस्टम था, रेलवे सिस्टम किसकी निगरानी में था, गवर्नमेंट की निगरानी में था। पूरी तरीके से गवर्नमेंट का उस पर कब्जा था, गवर्नमेंट उस पर अधिकार की हुई थी और गवर्नमेंट उसका रेगुलेशन करती थी, गवर्नमेंट उसको संचालित करती थी। सारी व्यवस्थाएं जो थी रेलवे के लिए वो गवर्नमेंट करती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ सालों में निजीकरण की बहुत तेजी से मांग हो रही है, निजीकरण हो भी रहा है, विरोध भी हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ये चाह रही है कि रेलवे का जो है वो निजीकरण हो जाए, प्राइवेटाइजेशन हो जाए, प्राइवेट हो जाए। तो वही चीज है, पहले क्या था आपका सरकारी क्षेत्र का था, कार्य था, और फिर अब वो क्या मांग हो रही है, निजी क्षेत्र कर दिया जाए। गवर्नमेंट भी इस पर विचार कर रही है कि इस व्यवस्था को क्या करें, हम निजी क्षेत्र पे कर दें। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, संशोधन पे निर्भर है, संशोधन इसमें होता रहता है और ये व्यवस्था जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी और समय के साथ ही इसमें बदलाव होता रहेगा और मांग के अनुसार जैसे जरूरत समझेगी सरकार उस हिसाब से मिश्रित अर्थव्यवस्था में वैल्यू एडिशन करेगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था में अमेंडमेंट करेगी। और ये है आपकी तीसरी आर्थिक प्रणाली। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे आज की क्लास। अगली जो क्लास होगी आपकी उसमें हम इकोनॉमी के कुछ क्षेत्र पढ़ेंगे। उसके बाद फिर एक टॉपिक बचेगा आपका जो है आय का चक्रीय प्रवाह। तो आय का चक्रीय प्रवाह पढ़ेंगे। तो आपका जो बेसिक चैप्टर है, जो चैप्टर 1 टाइप में जिसे मैंने अपने से डिफाइन किया हुआ है कि इन बिंदुओं को चैप्टर 1 के अंतर्गत शामिल करना चाहिए ताकि आगे जो भी आप क्लास करें उन क्लासों में इनका उपयोग किया जा सके। तो चैप्टर 1 जो मेरे हिसाब से डिफाइंड है वो आपकी 2 क्लासों बाद समाप्त हो जाएगा। ओके गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, जहां ना समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं। जिस तरीके से आज मैंने पहले ही रेगुलेशन को डिफाइन किया है, आपकी जो समस्याएं होंगी हम उसी तरीके से अगली वीडियो में उन समस्याओं का समाधान करेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ क्लासेस खत्म करना नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको ज्ञान देना है और अपना ज्ञान खुद बढ़ाना है, क्योंकि आपको पढ़ाने से आपके साथ साथ मुझे भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपने पिछली क्लास नहीं की हुई है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे जाके देख लें। वीडियो में आपकी कोई एडिटिंग नहीं होगी, वीडियो वैसे ही सेम के सेम अपलोड कीजिएगी। धन्यवाद।